बंगाल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? सोने की चिड़िया, कला, साहित्य, क्रांति, अनगिनत कहानियां। लेकिन इन्हीं कहानियों के बीच एक कहानी है बंटवारे की, एक बटी हुई जमीन की। तो चलिए आज हम इसी कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये महान भूमि विभाजित हुई। यही वो सवाल है जो आज हमारे सामने है। दुनिया का सबसे अमीर प्रांत आखिर कैसे एक बंटी हुई जमीन में तब्दील हो गया? ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि ये कहानी है दौलत की, धोखे की, क्रांति की और नक्शे पर खींची गई एक लकीर की, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बंगाल के उस शानदार अतीत से, जब उसे सोने की भूमि कहा जाता था। ये कोई मुहावरा नहीं था। बंगाल सचमुच अपने मलमल, रेशम और मसालों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। और ये दौलत सिर्फ चीजों की नहीं थी। कहा जाता है कि बंगाल कल्चर और आर्ट की माँ है, और ये बात बिल्कुल सच है। बंगाल हमेशा से ही संस्कृति, कला और ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहीं की मिट्टी ने बड़े बड़े विचारकों, कलाकारों और क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। देखिए इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। मौर्य साम्राज्य से लेकर मुगलों की शान तक बंगाल हमेशा से ही सत्ता का और सभ्यता का एक अहम केंद्र रहा। मतलब यूरोपियों के आने से सदियों पहले ही यहाँ की सभ्यता अपने शिखर पर थी। और इसी दौलत ने, इसी समृद्धि ने दुनिया भर की ताकतों का ध्यान अपनी ओर खींचा, और आगे चलकर बंगाल की यही समृद्धि उसके लिए एक बड़े संघर्ष की वजह बनने वाली थी। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। व्यापारी बनकर आए अंग्रेज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में आना यहाँ के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। एक तरफ नवाब की 50,000 की फौज, जिन्हें फ्रांसीसियों का भी साथ था, और दूसरी तरफ महज 3,000 अंग्रेज सिपाही। कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था, है ना? लेकिन युद्ध का नतीजा सिर्फ संख्या से तय नहीं हुआ, वो तय हुआ धोखे से। जी हाँ, धोखा। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर ने ही गद्दारी कर दी। उसने अपनी सेना को लड़ाई में ठीक से उतरने ही नहीं दिया, और देखते ही देखते प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की झोली में आ गिरा। फिर हुई बक्सर की लड़ाई, और उसके बाद अंग्रेजों को मिले दीवानी अधिकार। अब ये सुनने में बड़ा कानूनी सा लगता है, लेकिन असल में ये बंगाल को लूटने का एक लीगल लाइसेंस था। बस यहीं से कंपनी व्यापारियों से शासक बन गई। और इस कंपनी राज का नतीजा क्या निकला? 1770 का वो भयानक अकाल। सोचकर देखिए, करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। ये उस समय बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा था। हर 3 में से 1 बंगाली भूख से मर गया। तो ब्रिटिश शासन के इस दमन के जवाब में बंगाल से 2 तरह की आवाजें उठनी शुरू हुईं। एक तरफ थी बौद्धिक पुनर्जागरण की आवाज, और दूसरी तरफ थी सशस्त्र क्रांति की गूंज। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन जैसे महान विचारकों ने समाज को एक नई दिशा दिखाई। उन्होंने भारतीय परंपराओं को पश्चिमी तर्क के साथ मिलाकर समाज सुधार का एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया। और इनके प्रयासों का नतीजा देखिए। सती प्रथा जैसी भयानक कुरीतियों का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। ये बंगाल के लिए वाकई में एक नए जागरण का, एक नई सुबह का दौर था। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी था। ये उन क्रांतिकारियों का रास्ता था जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, बल्कि छीनी जाती है, और इसके लिए बम और गोलियों का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी सही है। और देखिए, ये क्रांतिकारी कितने क्रिएटिव थे। उन्होंने एक मोटी सी किताब को अंदर से खोखला करके उसमें बम फिट कर दिया, और उसे एक अंग्रेज अफसर को डाक से भेज दिया। कमाल की बात यह है कि उस अफसर ने वो किताब कभी खोली ही नहीं। वो सालों तक उसकी शेल्फ पर रखी रही। अब बंगाल में ये जो राष्ट्रवादी भावना तेजी से बढ़ रही थी, उससे अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए थे। तो उन्होंने अपनी सबसे पुरानी और सबसे कारगर नीति अपनाई, बांटो और राज करो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि 1904 के ब्रिटिश होम सेक्रेटरी के हैं। इससे अंग्रेजों की मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है। 1905 में बंगाल के बंटवारे का असली मकसद कोई प्रशासनिक सुविधा नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीतिक शक्ति को तोड़ना था। अब इस बंटवारे का तरीका देखिए। ये वाकई में बहुत चालाकी भरा था। बंगाल को इस तरह से बांटा गया कि जो 2 नए प्रांत बने, दोनों में ही बंगाली बोलने वाले लोग माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक बन गए। मतलब अपने ही घर में उन्हें किनारे कर दिया गया।
ये एक बहुत सोची समझी राजनीतिक चाल थी। लेकिन बंगालियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। इतना विरोध कि अंग्रेजों को आखिरकार झुकना पड़ा। 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने इसका भी बदला लिया। उन्होंने अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी, ताकि बंगाल का राजनीतिक दबदबा कम किया जा सके। उस वक्त तो विभाजन का खतरा टल गया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 1947 में बंगाल को एक ऐसे घाव का सामना करना पड़ा जो शायद आज तक पूरी तरह से नहीं भर पाया है। 1940 के दशक में सांप्रदायिक हिंसा की आग ने पूरे बंगाल को अपनी चपेट में ले लिया, और इसी नफरत की आग ने एक ऐसे बंटवारे की नींव रखी जिसके बारे में कुछ साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। और फिर आया डायरेक्ट एक्शन डे। इन दंगों ने कलकत्ता की सड़कों को खून से रंग दिया और सारे समीकरण बदल दिए। इस भयानक हिंसा के बाद हिंदुओं और मुस्लिम दोनों ही पक्षों के नेता ये मानने लगे कि शायद अब एक साथ रहना नामुमकिन है। और आखिरकार 1947 में बंगाल का स्थायी रूप से बंटवारा हो ही गया। पश्चिमी हिस्सा भारत में रहा और कहलाया पश्चिम बंगाल, जबकि पूर्वी हिस्सा बन गया पूर्वी पाकिस्तान, जो बहुत बाद में 1971 में आज़ाद होकर बांग्लादेश बना। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, एक जैसा इतिहास, सब कुछ एक लकीर ने बांट दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक नक्शे पर खींची गई लकीर की असली कीमत क्या होती है और इसे चुकाता कौन है।